गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। इस चैनल के माध्यम से गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं ताकि संगत परिवार के कष्ट कट सके, गुरु जी की ब्लेसिंग संगत परिवार में सभी को मिल सके। तो संगत जी, आज मैं आपको अपने बेटे का सत्संग बताने जा रही हूँ। संगत जी, अभी 7 तारीख को क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरी बेटी और मैं और मेरा बेटा। हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस गए हुए थे। तो संगत जी, ऐसे ही ना मेरा बेटा सोफ़े पे बैठा हुआ था और मेरी बेटी और मैं सामने बेड पे बैठे हुए थे। और संगत जी, हमारे ना जो वॉल है मतलब बिल्कुल सोफ़े के साथ मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस है वॉल में और सोफ़े में। तो संगत जी, जो सोफ़े के साइड वाली वॉल है उस पे मेरे बेटे की मतलब करीबन 8-9 साल पुरानी फ़ोटो लगी हुई थी। उसमें मेरे बेटे और बेटी दोनों की फ़ोटो है। तो ये छोटे-छोटे से थे, ये फ़ोटो जब की बनी हुई थी। तो संगत जी, ये फ़ोटो लगी हुई थी और संगत जी मेरा बेटा मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि बहुत थोड़ा-सा डिस्टेंस, बिल्कुल थोड़ा-सा डिस्टेंस संगत जी, दीवार में और सोफ़े में। और संगत जी, वो जो फ़ोटो थी वो ऊपर वॉल पे से गिर गई। और संगत जी, वो जब नीचे गिरी मतलब इतना भयंकर सीन था ना उस टाइम कि मैं अपने बेटे को हग करके ना 2-3 मिनट तक मतलब बैठी रह गई और मतलब मेरे को रोना आ गया बिल्कुल कि गुरुजी, अगर आप नहीं होते आज मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। संगत जी, वो फ़ोटो ऊपर से गिरी और सारे में मतलब काँच ही काँच फैल गया। और मैं मतलब मेरे को ये हो गया कि अगर ये फ़ोटो मेरे बेटे के ऊपर गिर जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। उसके लिए मैं अभी संडे को नहीं, मंडे को बड़े मंदिर भी गुरुजी का शुक्राना करने गई थी कि गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बेटे के ऊपर से जो भी कष्ट था उसको हटाया। वो कष्ट बस उसकी फ़ोटो पे आप समझ लीजिए कि उसी पे टल गया। फिर संगत जी, अभी कल की ही बात है, कल 13 तारीख थी। हमने अपने बेटे के लिए ना हाइट, जैसे थोड़ी सी बच्चे को होता है ना हाइट निकल जाएगी, उसके लिए हम लोगों ने वॉल में एक ना मतलब ड्रिल वगैरह करा के और एक वो हैंग किया हुआ है जिसमें चेन वगैरह होती है, बच्चा लटक लेता है ना, उस तरह का है वो, है ना। तो संगत जी, कल वो उस पर लटक रहा था और वो हमने बहुत अच्छे से लॉक वॉक करके जब लगवाया था एक्चुअली हमने किसी से। और संगत जी, कल मेरा बेटा उस पर लटक रहा था। वैसे वो रोज़ ही लटकता है लेकिन कल क्या हुआ, कल वो खुल गया चेन ऊपर से है। और वो खुलने के बाद मेरा बेटा जैसे लटक रहा था वो इतनी तेज़ गिरा कि उसके दोनों घुटनों में बहुत तेज़ लगी और मेरी इतनी तेज़ चीख निकली, मतलब मैं बिल्कुल घबरा गई। और संगत जी, फिर उसने मुझे रात को बोला कि मम्मा देखो, मेरे ना पैर में नील पड़ गए, मेरे घुटनों में। फिर मैंने उसे समझाया, बेटा गुरुजी ने आपका पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है, इसमें कोई बात नहीं, आपको गुरुजी ने कोई ज़्यादा चोट नहीं आने दी, कोई बात नहीं, इसी पे कट गया। तो संगत जी, 7 तारीख को भी गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर से कष्ट हटाया और कल 13 तारीख को भी गुरुजी ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा कि मेरा बेटा मतलब रोज़ उसी पे लटक रहा है, लेकिन और खूब अच्छे से मजबूती से हमने उसको लगवाया हुआ था कि बच्चा कभी गिर ना जाए। लेकिन संगत जी, पता नहीं अचानक से वो कल खुल गया और मेरा बेटा बहुत तेज़ गिरा। तो फिर भी मैं गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बेटे का कोई कष्ट ज़रूर काटा होगा उसमें, जो छोटे में कट गया, पता नहीं क्या होना था, जो बहुत छोटे में कष्ट टल गया। अभी भी मेरा दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मेरी एक ना पेमेंट फंसी हुई थी, जो पेमेंट मेरी आनी थी वो वहाँ से तो इशू हो चुकी थी बट मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हो रही थी, है ना। उसके लिए मैं मतलब 2-3 चक्कर लगा चुकी थी बैंक के, ठीक है। बैंक में भी बोल रहे हैं कि जी नहीं, सब कुछ ठीक है, आपकी पेमेंट मैंने दिखाया कि देखिए यहाँ से पेमेंट तो इशू हो चुकी है बट मेरे अकाउंट में नहीं आई है। तो संगत जी मतलब 3-4 चक्कर लगा लिए, उसके बाद भी वो पेमेंट मेरी नहीं आ रही थी। फिर बैंक वालों ने बोला कि आप एक बार KYC भी करा लीजिए। संगत जी, मैंने KYC भी करा लिया, फिर भी मेरी पेमेंट नहीं हो रही थी। फिर मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं KYC भी करा चुकी हूँ और जो फॉर्मेलिटीज़ बता रहे थे बैंक वाले वो भी सब करा चुकी हूँ, पर संगत जी मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ अब आप ही कुछ करिए कि मेरी पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, अब आप ही देखिए, मेरे को नहीं पता, मैं तो इतने चक्कर लगा चुकी हूँ बैंक के।
तो संगत जी आप विश्वास करिए कि मैंने गुरु जी को बोला, और उसके मतलब जिस दिन गणपति जी का विसर्जन था ना, उसी दिन मेरी पेमेंट गुरु जी महाराज की कृपा से, गणपति महाराज जी की कृपा से मेरे अकाउंट में रिसीव हो गई। इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी अभी मेरा तीसरा सत्संग जो है वो ये है कि ये भी मेरी एक मतलब बहुत पुरानी एक पेमेंट मेरी फंसी हुई थी, उससे रिलेटेड है, जिसका अभी थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग है, और मतलब जो लगभग काम है मेरा उसका हो चुका है। तो संगत जी ये मैं आपको ये वाला सत्संग पूरा जब बताऊंगी अच्छे से, जब गुरुजी महाराज इसका पूरा मतलब क्लियर करवा देंगे जो भी चीज़ें भी पेंडिंग चल रही हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने ये भी मेरा काम लगभग करवा ही दिया है। और संगत जी जो मैं पेमेंट बता रही हूँ ये मतलब काफ़ी टाइम पुरानी पेमेंट थी मेरी, तो ये भी गुरुजी की कृपा से जब गुरुजी ने इतना काम करा दिया है तो ये भी गुरुजी ज़रूर करवा देंगे। और संगत जी आज सुबह का ही सत्संग है, मेरे हस्बैंड अंकल प्रेस कर रहे थे कुछ, और मैं नहाने के लिए गई थी सुबह सुबह, तो वो बाहर प्रेस कर रहे थे अपने कुछ कपड़े, और संगत जी उनको अचानक से क्या हुआ कि जो हमारी प्रेस है उसमें स्पार्क हो गया और उनको मतलब करंट लगा। तो सुबह सुबह गुरुजी महाराज ने, मुझे नहीं पता कि उनका कौन सा कष्ट था जो इतना छोटे से में काट दिया, क्योंकि ये सुबह सुबह की बात है बिल्कुल, और क्या पता कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने ये भी संकट बहुत छोटे में टाल दिया। इसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपया मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं ये कर नहीं पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि गुरु जी के हुक्म से अपना सत्संग रिकॉर्ड करके सभी संगत जी तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनका किसी संगत को बहुत फ़ायदा मिले, क्योंकि गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि अपना सत्संग रिकॉर्ड करो और भेजो, सबके साथ शेयर करो। मेरा नाम रितु सोडी है, मैं मुंबई से गुरु जी की संगत हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने शेयर किया था कि मेरी मदर को कैंसर हो गई है और वो अपने लास्ट स्टेज की फ़ाइट कर रही थी, और हमें लगभग 3.5 महीने पहले पता चला था, अप्रैल एंड में, कि मम्मी को कैंसर है और उनका एज भी 88 था, जिसकी वजह से हम लोग उनको ना तो कोई सर्जरी करा सकते थे, ना कीमो वगैरह कुछ नहीं हो सकती थी। एंड ये बहुत शॉकिंग भी था हमारे लिए, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी और किडनी पेशेंट भी, मतलब एज सच तो नहीं कह सकते, बट उनकी ना किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी ड्यू टू ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स एंड जो भी उनकी डिजीज़ेस रही हैं सालों से। 2001 में पहली बार उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, स्टेंट डला था, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम 2024 में हुई और 25 के अप्रैल एंड में हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो पहले वो वेंटिलेटर पे थी, गुरुजी का स्वरूप रखने से वो एकदम वेंटिलेटर से वापस आ गई। मैं बहुत खुश हुई, पर जब उनको कैंसर डायग्नोज हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ।
पर तभी गुरुजी ने अपने सत्संग और बाकी चीज़ों के जो ओल्ड संगत अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, उस मीडियम से मुझे समझ में आया या उन्होंने समझाया कि जब भी कोई लाइफ एक्सटेंशन दी जाती है तो वो ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत अच्छी ज़्यादातर नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद उसके कर्म, क्योंकि हमने अपने आप को गुरुजी पे छोड़ दिया होता है, सरेंडर कर दिया होता है, तो उसके पूरे सब आगे पीछे का गुरुजी संभाल लेते हैं। और अगर उन्होंने वो लाइफ एक्सटेंशन दी है तो फिज़िकल फॉर्म में ये कहना सही होगा कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, बट उनके कर्मा फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी जो चीज़ें कई जन्मों में आनी थी शायद वो अभी आके चली गई। और मम्मी को ये प्रॉब्लम हुई और हम लोगों को ये लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं और मम्मी को मैं संभाल रही थी। वो पूरी जर्नी 4 महीनों की बहुत ही मतलब पल पल पे ये एहसास हुआ है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जो भी करवा रहे हैं, जो हो रहा है, सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। उनको हॉस्पिटल से लाने से लेकर मम्मी को मतलब हर जगह पर हमने ये फेस किया कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो हमें चला आ रही है, और वो गुरुजी के अलावा कौन हो सकता है। जब मम्मी को डायग्नोज हुआ तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल वालों ने अच्छे से मतलब उनके और भी टेस्ट होने चाहिए थे, और भी चीज़ें होनी चाहिए थी, जो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है वो ना करके उनके जो मेन हॉस्पिटल था जहाँ से वो रेफ़र हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्होंने दोनों ने काफ़ी गलत किया था। और मतलब मैं रोज़ गुरुजी से बोलती थी कि हमारा मतलब ये कौन सा कर्मा है जो मम्मी को फेस करना पड़ रहा है। इतना जानने समझने के बाद भी कई बार सवाल दिमाग में आ जाते थे। तो मैंने देखा कि मतलब जिस हॉस्पिटल का रूल रेगुलेशन ही कुछ समझ से बाहर हो, वहाँ कोई भी चीज़ ढंग की समझ में नहीं आ रही थी। जो मेन हॉस्पिटल था, आई डोंट वांट टू नेम द हॉस्पिटल एंड आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज वो भी हमारे किसी जन्म का कर्म ही होगा जो ऐसा डॉक्टर हमें मिला। उसने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। मम्मी को लेके जो भी प्रॉब्लम थी उसने कभी नहीं सुना। हर चीज़ को वो मतलब बिगाड़ने पे लगा हुआ था। पर क्या मेहर हुई गुरुजी की, हमने डिसाइड किया कि हम मम्मी को विदाउट मेडिकल एडवाइस हम घर पे लाएंगे और हम उनको यहाँ रखेंगे। हमारे लाख बोलने के बावजूद उसने मम्मी को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया, मतलब उनका केस। और आपको पता है कि वहाँ कितनी लंबी लाइंस होती हैं। एक रजिस्ट्रेशन कराने में मेरे ख्याल से 4 से 5 नाइट्स लगती हैं, जिनमें लाइनें लगती हैं और लोग जाके नंबर लगाते हैं। मैं प्राइवेट वाले उसमें गई थी और जब मैं अंदर घुसी तो मतलब वहाँ का माहौल देख के और सब चीज़ें देख के मुझे इतनी मतलब दुख हुआ। और मैंने मन में प्रे किया कि गुरुजी मम्मी 88 इयर्स की हैं। कोई बच्चा हो या चलता फिरता पर्सन हो तो आप उसे उठा के कैसे भी ला सकते हो, पर एट द एज ऑफ 88 मम्मी कैन नॉट कम टू दिस हॉस्पिटल। उनको वहाँ पे कैसे हम लेके जाएंगे, क्या करेंगे,
और मैं उस दिन घर आके बहुत रोई। मैंने कहा कि ये कैसे हो पाएगा मुझसे अकेले से। एंड आप यकीन करें कि मेरी एक फ्रेंड है, उन बहुत क्लोज फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, उनके फ्रेंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो पैलिएटिव केयर हेड हैं वो हैं। तो उन्होंने मेरे को उनके पास भेजा और वहाँ जाके मैंने पूरा केस डिस्कस किया। तो डॉक्टर ने देखते ही बोला मुझे कि ये तो हम कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, और इसको मतलब हम पूरा का सब समझते हुए एज अ फैमिली मेम्बर आपको सजेस्ट करेंगे कि बॉम्बे में ये फैसिलिटी है कि पेशेंट्स को घर पे पैलिएटिव केयर के लिए रखा जा सकता है और आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उनसे सारी चीज़ें लेके घर आ गई। उस दिन भी मैं बहुत उदास थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में आते हुए मुझे और मेरी नीस को सॉरी ये इंसिडेंट पहले का है कि मैं और मेरी नीस कहीं गए थे मम्मी की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने, और हमें रास्ते में मेरे घर के 2 किलोमीटर पे एक कैंसर हॉस्पिटल दिखा था जो काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा ये हमें कैसे नहीं दिखा, चलो मैं यहाँ जब मैं टाटा मेमोरियल से अकेली थी, मैं वापस आ रही थी तो मैं वहाँ रुक गई। मैंने सोचा इनसे सारी चीज़ें पता कर लेती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया मम्मी के केस का, और वो काइंड ऑफ प्राइवेट है, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। तो मुझे खुशी हुई कि चलो 2 किलोमीटर ही है, तो अगर कभी मम्मी को लगेगा कि नहीं ये जगह बड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई है मुझे घर पे, या हम नहीं रख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसी, क्योंकि कोलन कैंसर है 4th स्टेज और बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे, तो हम उनको मतलब कहीं तो हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शायद मेरे को गुरुजी मतलब पूरा सब चीज़ें दिखा के कुछ करना चाह रहे थे। ये रास्ता सीधा नहीं था कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे मिल गया। मैं वहाँ गई, वहाँ सारी बात हुई, उसके बाद मैं घर आई, मम्मी को बोला, मम्मी भी खुश हो गई कि चलो पास में है हॉस्पिटल। इसके 1-2 दिन बाद ही मम्मी को कोई प्रॉब्लम हुई, मैं वहाँ लेके कैसे गाड़ी में डाल के कैब करके लेके गई। आई वॉज ऑल अलोन एंड बड़ा मुश्किल था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। चलो मैं लेके गई, वहाँ पे किया, पर उनका वहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने हमें बहुत वेट कराया एंड प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी नहीं दिया, उल्टा बहुत सारे मतलब वापस घर भेज दिया वो करके जो भी था। नेक्स्ट डे मम्मी को सेम प्रॉब्लम, मैं फिर वापस लेके गई, वहाँ पे फिर उन्होंने पैसे चार्ज कर लिए, फिर सेम टू सेम। ऐसा उन्होंने 2-3 बार किया, कभी वीडियो कंसल्टेशन कर लें, कभी कुछ कर लें, एंड देन उन्होंने मेरे को एक पेपर दे दिया कि इस पे 8-10 टेस्ट लिखे हुए हैं, आप करा लीजिए, इसके बाद हम पैलिएटिव केयर स्टार्ट करेंगे। एंड दे वर ट्राइंग टू मोटिवेट मी टू एडमिट माई मदर एट दैट प्लेस, दैट हॉस्पिटल, सॉरी। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं मम्मी को यहाँ एडमिट नहीं कराऊंगी, क्योंकि समहाउ मेरे को पता है कि ये लोग मतलब पेशेंट को क्यों रखने में इंटरेस्टेड हैं। और ये भी मेरे को गुरुजी टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहे कि वो चीज़ मैं ना करूं। मैं घर आई वापस, बहुत रोई मैं कि मैं मतलब क्या करूं। मैं इतने 7-8 डॉक्टर्स मिल चुकी हूँ, हर जगह से वो लोग सिर्फ मुझे टेस्ट के पर्चे पकड़ा रहे हैं, जब उनको मालूम है कि कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, सर्जरी नहीं हो सकती,
तो वो किस चीज़ के लिए मुझे ये इतना सारा मतलब टेस्ट कराने बोल रहे हैं। और मेरे को बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो मैंने फिर मतलब गुरुजी को बोला कि ये मेरे को इस मेस से निकालो गुरुजी, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ और मैं अकेले ये चीज़ें कैसे हैंडल करूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। और गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे आर्थराइटिस है, मैं मतलब एकदम भागदौड़ नहीं कर सकती, मेरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और कोरोना के बाद से मेरे में स्टेमिना भी बहुत कम है, मैं थोड़ा सा ही काम करती हूँ तो उसके बाद लगता है कि मुझे कुछ मतलब बिल्कुल भी ताकत नहीं है बॉडी में। तो मैं मतलब बहुत उदास थी। इसके बाद मेरे को याद आया कि मुझे तो टाटा मेमोरियल में मेरी फ्रेंड के जो क्लासमेट हैं उन्होंने नंबर्स दिए थे। वो बहुत सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट्स हैं और उन्होंने पूरी टीम बना रखी है जो ऑल ओवर द मुंबई दे विज़िट कैंसर पेशेंट्स और उनको पूरा वो सब प्रोवाइड करते हैं घर पे। उनकी टीम में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और मतलब पूरा प्रॉपर वो सारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकाली और नंबर्स निकाल के मैंने बड़े बेमन से उनसे बात करी कि ठीक है, मतलब ये भी वैसे ही होंगे, इनसे बात करूँगी तो मुझे कुछ मिलना तो है नहीं। और टेस्ट के लिए मैं मतलब ऐसा है कि मेरे सर्कल में भी मेरे हस्बैंड पहले फार्मा लाइन में थे और मेरे सर्कल में भी कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं और उन्होंने मुझे बराबर से गाइड किया कि आप इस तरह के मतलब ट्रैप में मत आइएगा। ये भी शायद गुरुजी की कृपा थी और उन्होंने मुझे बराबर बताया कि ये लोग पेशेंट्स के साथ क्या करते हैं अंदर, क्योंकि वो इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई कि अंदर आजकल क्या गेम चलता है, पेशेंट्स को कैसे काबू किया जाता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। तो गुरुजी ने हमें उस ट्रैप में फंसने नहीं दिया और हम मतलब बड़े आराम से इन सारी चीज़ों को समझ पाए। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक फेसबुक पे मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं लुधियाना के बहुत फेमस कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और क्या है, तो फिर भी मैंने मैसेज का रिप्लाई किया एंड देन उन्होंने नंबर मांगा, मैंने पता नहीं कैसे दे दिया। तो उस दिन मतलब उन्होंने मेरे से काफ़ी लंबी बात की और मुझे पता चला कि वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और वो गुरुजी की संगत है। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें समझाई, उन्होंने गुरुजी का सब कुछ समझाया। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि मतलब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। और उन्होंने मम्मी की रिपोर्ट्स देखी, अपने फ्रेंड डॉक्टर को भी दिखाया। सब करने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना घर पे ही जो आपको अरेंजमेंट के लिए बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, आप इनसे मतलब करवा लो। और मैंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा जिनके थ्रू मेरे को इनका नंबर मिला था, तो उन सब ने बहुत मतलब तारीफ़ की और फिर मैंने उनसे बात करी। और फर्स्ट जो हमारा वीडियो कंसल्टेशन था उसी में मैं इतनी खुश हुई और इवन उन्होंने मम्मी से इतने प्यार से बात करी, मम्मी को बहुत समझाया। तब मम्मी को पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है और हमने उनसे थोड़ा हाइड किया था कि आपको बस ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने पूछी मम्मी को उन्होंने वैसे ही सब समझाया, मुझे अलग से एक्सप्लेन किया। देन फिर उनकी टीम से बहुत सीनियर डॉक्टर हैं वो घर पे आई
और लगातार वो एंड तक मम्मी को मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, फिर कभी बाहर नहीं जाना पड़ा। और 2 महीने मम्मी के जो थे वो बहुत कंफर्टेबल रहे एज़ कंपेयर टू अदर कैंसर पेशेंट्स। वो डॉक्टर कफ परेड के सारे ही लगभग कैंसर पेशेंट्स को विज़िट करती हैं जो घर पे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो फिजिशियन आए जब मम्मी का हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उनको हमें आयरन इंजेक्शन्स लगवाने थे, या जब भी मम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल थे। और इवन ये नहीं कि वो 1 वीक के बाद आएंगे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करें, वो हर मिनट रिप्लाई करते थे। और बाद में मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि जो डॉक्टर मैम थी वो भी स्पिरिचुअल थी, जिसकी वजह से हमारा मतलब ये जर्नी बहुत स्मूथ रही। और मम्मी को लेके जितने डाउट्स थे, क्योंकि हम जब भी डॉक्टर से बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को लास्ट में बहुत पेन होता है, पेट फूल जाना, उसमें फ्लूइड आ जाना, लंग्स में फ्लूइड, ब्रेथलेसनेस में भी उनका रेक्टम बंद हो जाए और उनके लिए नया मतलब स्टूल पास का बनाना पड़ जाए, या फिर और भी मल्टीपल इश्यूज, जैसे अगर लिवर फेल हुआ तो जॉन्डिस होगा, फिर उनको सेप्सिस और ये सब कुछ, देन किडनी फेलियर होगा तो क्या सिम्टम आएंगे, फिर ये होगा तो क्या होगा। मतलब मैं रोज़ गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी ये अंत समय है, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो अगर कुछ नहीं हो सकता तो आप इनको अपने चरणों में स्थान दो, अपने साथ रखना, अपने पास लेके जाना, उन्हें कभी भी अंत में दर्द नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मैंने हर मिनट उन्हें देखा, संभाला, मेरी दोनों हेल्पर्स ने इतनी सेवा की है उनकी, ये गुरुजी ने भेजा था। क्योंकि पहले हमने जिनको बुलाया वो बहुत ही बुरी थी, हमने एक दिन में निकाल दिया। देन मैंने फिर गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी प्लीज़ मम्मी को आप देखो। और उसके बाद उनकी ये भी जर्नी बहुत स्मूथ रही कि उन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। और इतनी सेवा की है मेरी हेल्पर ने, जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रही थी, कि उसने इवन मम्मी को खाना हाथ से खिलाने से लेके, नहलाने से लेके, मम्मी के सुसु, पॉटी, इवन मतलब उनकी पॉटी जब रुक जाती थी तो हमें कभी एनीमा नहीं देना पड़ा, हमें कभी उनके लिए नर्स नहीं बुलानी पड़ी। मेरी हेल्पर मेरी सपोर्ट के साथ मम्मी का सब क्लीन कर देती थी अंदर से ही। और मतलब एंड के वीक तक 10-15 दिन मम्मी के थोड़े सफरिंग के कहे जा सकते हैं, बिकॉज़ जब आपकी बॉडी शट डाउन होती है, जब आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, तो आप पहला उसका वो रहता है कि आप खाना छोड़ देते हैं। अब डॉक्टर ने मुझे पहले ही समझा रखा था कि अगर ये स्टेज आती है तो आपको इस चीज़ को इस तरह हैंडल करना है। और फीडिंग ट्यूब वगैरह मतलब हम प्रेफर नहीं करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप ऐसा करोगे तो क्योंकि ऑर्गन्स ऑलरेडी फेल हो रहे हैं, और मम्मी का एंड आते आते वो जो 10-12 दिन बचे थे उसमें किडनी, लिवर बिल्कुल ही उनका ख़राब हो चुका था, पर उन्हें कोई सिम्टम बाहर से नहीं दिख रहा था, जो डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये हो सकते हैं। और रिपोर्ट्स कराई तो हाँ, उसमें काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका था। और बाकी चीज़ें जो भी हमने देखा तो उन्होंने बोला कि अगर आप फीडिंग ट्यूब लगाओगे तो इनको मतलब डालना करना ही इटसेल्फ बहुत दर्द देगा, प्लस इनका जो ट्राइकिया है जिससे खाना अंदर जाता है और एसोफेगस दोनों श्रिंक हो रहे हैं। और क्योंकि रैटलिंग साउंड ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गई थी,
मम्मी मुंह से सांस ले रही थी बहुत टाइम से, तो उन्होंने बोला अगर आप फोर्सफुली डालेंगे या फिर आप खाना देंगे इनको फोर्सफुली तो इनको एस्पायरेशन हो जाएगा और निमोनिया हो गया तो आपको देखना बहुत पेनफुल रहेगा। और अगर आपने उसको करके फीडिंग ट्यूब हटाया तो वो आप उस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इट वुड बी अनबेरेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो जब सारी चीज़ें हमने और भी उनके टीम और जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे सब ने एक ही बात बोली। मेरी फ्रेंड जो डॉक्टर है उसने बोला, लुधियाना वाले जो डॉक्टर हैं सर जो मिले थे गुरुजी की संगत हैं उन्होंने बोला, तो फिर मैंने सोचा कि ये हमें नहीं करना चाहिए और मम्मी को एकदम स्मूथली गुरुजी को सरेंडर करके वो जो ठीक समझें वो करें। और दवाइयाँ तो ऑलरेडी जो पेन फील नहीं हो या जो भी सिम्टम्स आएंगे एंड में वो डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि हम उनको पूरा मैनेज करेंगे और आपकी मदर को बिल्कुल भी पेन पता नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ें की और एंड में मतलब लगभग 1 वीक मम्मी ने खाना नहीं खाया। ट्राई करती थी मैं कि थोड़ा थोड़ा सा मिल्क या टी या कुछ ऐसा। ORS तो मैंने एंड तक भी उन्हें 3-4 दिन पहले तक दिया है, पानी भी दिया है। बीच में थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाती थी, मतलब खाती क्या बिल्कुल मुंह में डालते थे हम थोड़ा थोड़ा। और लास्ट का वही 7 डेज उनका खाना नहीं जा रहा था अंदर और डॉक्टर ने फिर बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं देना नहीं है, नहीं तो इनका मतलब और बिगड़ जाएगा सब कुछ। ऑलरेडी मतलब कम से कम वो पेनलेस चीज़ें हैं, आप उसको जानबूझकर उसमें ना डालें। तो एज़ पर मेडिकल एडवाइस और गुरुजी की जो गाइडेंस थी हमने वही चीज़ें की। देन लास्ट के 4 दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया उनका, मतलब सिर्फ मैं स्प्रे करती थी और गंगा जल मुंह में थोड़ा 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 डालती थी ताकि उनको बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए माउथ। और बहुत ही मतलब फिर भी मैं ये कहूँगी कि बहुत मतलब ये कृपा है गुरुजी की कि मम्मी बहुत आराम से उनके चरणों में उन्होंने स्थान लिया। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने देखा सॉरी कि जब मम्मी के प्राण निकल रहे थे तो 2-2.5 घंटे उनकी आंखें बिल्कुल एकदम एक जगह पे आ गई, उनकी बॉडी धीरे धीरे ब्लू होके ठंडी हो गई। और जब वो ऊपर की तरफ मतलब आ गया सब कुछ, और क्योंकि ऑलरेडी पेस मेकर था तो इतनी जल्दी प्राण नहीं निकल सकते थे, तो ये भी एक डाउट था कि अब क्या होगा और कितना मतलब मम्मी को ये चीज़ दुख देगी। पर अचानक से मतलब मेरे देखते देखते में उनकी नाड़ी जो आप पल्स कहते हैं बंद हो गई। देन उनका हार्ट एकदम से बीट करना बंद हुआ और मम्मी ने एकदम से पलक झपकाई और सांस ली। एंड देन मैंने एकदम से बोला कि मम्मी चली गई, और जैसे ही मैंने बोला मम्मी ने अंतिम सांस मुंह से ली और उनके प्राण निकल गए। तब मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी उन्हें अपने पास लेके गए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी जैसा हमें बताया गया है, सुनाया गया है कि जब प्राण निकलते हैं तो यमदूत आते हैं लेने के लिए और वो बहुत भयानक होते हैं, आदमी डरता है, जिसकी डेथ हो रही होती है उसको बहुत डर लगता है और ये है वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मम्मी के चेहरे पे बहुत शांति थी, बहुत मतलब उन्होंने मेरा हाथ मैंने पकड़ रखा था क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। और इवन मतलब उनकी बॉडी से कहते हैं कि जब कोई चीज़ निकलती है
और नीचे के पार्ट से निकले तो वो अच्छा नहीं होता है। तो देखा तो उनकी कोई डायपर एकदम क्लीन था, सब कुछ क्लीन था। तो ये मेरी मम्मी की लास्ट जर्नी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ शेयर करना, या बीच बीच में जो गुरु जी ने बुलवाया मेरे मुंह से निकला है। और बाद की भी सारी चीज़ें मैंने मैनेज की हैं, सब कुछ, चाहे वो फ्रीज़र का अरेंजमेंट करना, कहाँ से क्या हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी फ्रेंड ने किया जो डॉक्टर यहाँ पे थी, और उसके थ्रू गुरुजी सब करवा रहे थे। मतलब उन्होंने एक तरह से उसको मेरे लिए सेवियर बोले, एक मेरा मतलब अपने रूप बोले, उन्होंने वो भेजा था। उसने सारी चीज़ें करवाई, सब अरेंजमेंट कैसे कैसे क्या क्या होना है सब करवाया। और भी मेरे आसपास फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू जो उनका लास्ट राइट्स होते हैं वो सब हमने आराम से सब चीज़ें करवा ली। और मतलब मैं अकेली थी और ये चीज़ें मैं कर पाई। गुरुजी ने एक तरह से मुझे ये भी दिखाया कि तुम खुद को अकेला समझते हो, पर तुम ये पूरी बैटल तुमने जीती है अकेले रह के, विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये चीज़ एक मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और गुरुजी ने ये पूरा करेज दिया है मुझे, उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे। और हर चीज़ का अंत ये नहीं होता है। यहाँ मेरा मैसेज ये है गुरुजी के थ्रू कि हम हमेशा प्रे करते हैं ये ठीक हो जाए, कैंसर आप क्योर कर दो, ऐसा कर दो। हो देखिए मम्मी की एज 88, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। गुरुजी ने उनके थ्रू ये मैसेज दिया कि अब उनकी ज़िंदगी के जो बचे हुए कर्मा थे शायद अगले लाइफ के, वो भी मैंने इस समय इतनी जल्दी कटवा दिए और मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्योंकि कभी ना कभी हर लाइफ का एक एंड होता है, और वो एंड मम्मी का इस रूप में था। और गुरुजी अपने साथ ले जाने के लिए उनको इस तरह से लेके गए और ये मैसेज देते हुए गए कि अगर मैंने कभी किसी की कैंसर क्योर नहीं भी की है फिज़िकल बॉडी की, तो वो इस जन्म की है। हो सकता है उसको अगले जन्म में बहुत सारा कर्मा भुगतना पड़ना था, या पता नहीं उसके साथ क्या क्या होने वाला था, जिसको मैंने इस जन्म में ऐसे काट दिया। तो मैं मिली बीच में कुछ 2-1 संगत से, तो उन्होंने कहा आप ये क्यों कह रहे हो कि गुरुजी मम्मी को मुक्ति दे दो, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि गुरुजी मम्मी का कैंसर ठीक कर दो। तो मैंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद मैं समझाती तो वो ना समझ पाते। पर आज मैं इस मीडियम से ये मैसेज दे रही हूँ कि नहीं, हर चीज़ का एंड वो नहीं होता है जो हम सोच लेते हैं। हर चीज़ को गुरुजी के ऊपर अगर हमने छोड़ा है तो उसका अंत भी वही डिसाइड करेंगे, हम नहीं। और हम मांगें या क्या करें ये ठीक नहीं है। जो भी है ना, अपने आप को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में भी अगर मेरी तो मदर हैं, अगर मेरे अपने साथ भी कुछ हो रहा हो तो मैं शायद यही कहूँगी कि प्लीज़ गुरुजी संभाल लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बीमारियां देख चुकी हूँ मेरे में, और अपने आप को ताकत नहीं है इस तरीके से फाइट करने की। तो आप ही जो सही समझो, डॉक्टर दे देना, आप ही समझो कौन सी जगह जाना है, इलाज कराना है नहीं कराना है। आपने ले जाना है तो अपने साथ ही लेके जाना, अपने पास ही रखना। बस इसके साथ मैं इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। हाँ, इसके बाद कुछ एक घटनाएं ऐसी ज़रूर हुई हैं
जहाँ मेरी सगी बहनों ने मुझ पर ब्लेम लगाया कि मैंने अपनी मदर को फीडिंग ट्यूब जान के नहीं डलवाई, मैंने उन्हें मार दिया है, या इस टाइप की भी कुछ बातें कानों में पड़ी। तो पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर गुरुजी ने समझाया और सत्संग के मीडियम से कि इस तरह के लोग आपके कर्मा में हैं, क्योंकि हमने वो लाइफ चूज़ की थी, हमने फैमिली चूज़ की थी कभी किसी जन्म में कि ये हमारे साथ आएंगे और ये कर्मा हमारे साथ करेंगे। तो ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वो लोग उस रूप में आए हैं जो तुमसे बदला ले सकें, तुम्हें नीचा दिखा सकें, तुम्हारी बदनामी करें, और जितनी करेंगे वो तुम्हारे कर्मा काट रहे हैं। तो वहाँ ये चीज़ मुझे समझ आई कि मुझे जवाब नहीं देना है। हाँ, जो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या कोई क्लोज़ रिलेटिव्स हैं जिनसे बात होती रहती थी, उनको ज़रूर मैंने मैसेज किया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी वो बात करना चाहें बहुत अच्छा, नहीं करना चाहें ना सही, क्योंकि हम हर किसी को अपनी सफाई पेश नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं। और जब आपकी आत्मा सही है, गुरुजी आपको देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या किसी को बताना है। जो सच है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाएगा। इससे पहले भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मुझ पे लगी हैं जिससे मैं बाहर निकली हूँ, बिल्कुल बेदाग, तो ये भी गुरुजी निकाल देंगे। हाँ, बाकी ऐसे लोगों के लिए प्रे करें, सब जने करें, पूरी संगत करें इनके लिए प्रे कि ये अपने इन कर्मों से बाहर निकल के ये भी गुरुजी को माने, अपने अच्छे काम करें। जाने से पहले संसार में जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं और लोगों के प्रति, सिर्फ फैमिली नहीं, उसको पूरा करें। और गुरुजी मुझे तो ख़ास तौर पे ये सिखाते रहें कि हाथ पकड़ के कि बेटा तुझे ऐसा अच्छा बनना है, तुझे लोगों की मदद करनी है। मैं अपने पेट्स के लिए बहुत कंसर्न्ड हूँ, मैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए कंसर्न्ड हूँ, मैं जो भी दुखी लोग हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि उनको सही रास्ता दिखाऊं। जो यूथ है उनको अपनी तरीके से हम हेल्प करते हैं कि वो कभी गलत रास्ता ना लें, सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, अपनी लाइफ को जिएं। और ये भी गुरुजी का मैसेज है कि सुसाइड जैसी कायराना हरकत नहीं करनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को सबका अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करो। और ड्यूटी ये नहीं है कि आपने कितना कमा लिया है और कितने महल बना लिए हैं, कितनी गाड़ियाँ खरीद ली हैं। आपकी ड्यूटी है सोसाइटी, इट्स पूरे कंट्री, वर्ल्ड, यूनिवर्स के लिए। तो जब तक आप वो फुलफ़िल नहीं करोगे, ये टास्क आपका आधा ही रहने वाला है। चाहे आपने कितने ही पैसे कमा लिए हों, आना पड़ेगा, कर्मा भुगतना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं इस साइकिल सर्कल से निकल के गुरुजी के चरणों में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेटर सीख पाऊँ। और मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ कि वो सबको सद्बुद्धि दें, विजडम दें, करेज दें, सबके दिल में दया डालें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन हो गए संगत जी, गुरु जी के चरणों में मैंने अपना शुक्राना सत्संग नहीं किया था। तो आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना, क्योंकि बहुत दिनों से गुरु जी कह रहे हैं कि तो आलसी हो गई है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। तो संगत जी, बहुत दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं शिव पुराण कर रही थी सावन के महीने में। तो जब सावन के महीने ख़त्म होने को आया था, या ख़त्म हो चुका था शायद, उसके बाद
शिव पुराण मेरी अभी पूरी नहीं हुई, तो मैं मंदिर में शिव पुराण करने बैठी थी गुरु जी के सामने। तो संगत जी मैं सुन रही थी फ़ोन में ना, सुनती हूँ क्योंकि मेरे पास शिव पुराण की बुक नहीं है। सुन रही थी फ़ोन में, तो जैसे ही मेरी आँख, पता नहीं मुझे क्या हुआ संगत जी, मुझे से मैं आँख बंद करके ध्यान लगाई थी तो मुझे एक झपकी आ गई नींद की, पता ही नहीं चला मुझे वो कैसे हो गई। पर सत्संग मुझे सुनाई दे रहा था, सॉरी शिव पुराण मुझे सुनाई दे रहा था कि शिव पुराण चल रहा है। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे किसी ने ना मेरे छाती पे ऐसे थपकी मारी हो मंदिर में, जैसे कि उठ जा, क्या कर रही है, तो क्यों सो रही है, शिव पुराण सुन। तो मैं एकदम से ऐसे पूरी तरह से हिल गई कि ये कौन था गुरुजी, ये क्या हुआ, आपने मुझे जगाया ना गुरुजी, शुक्राना कि आपको शुक्राना, आपका नंदम नंदम शुक्राना कि तू सो रही है, उठ जा, तुझे नींद आ गई है तो उठ जा, सत्संग इस पे शिव पुराण पे ध्यान लगा। संगत जी तो गुरु जी का मेरे साथ उस टाइम बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था कि सच में गुरु जी सामने बैठे होते हैं। जब भी हम गुरु जी का ध्यान लगाते हैं, गुरु जी को सिमरते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, करवाते हैं, गुरु जी को दिल से याद करते हैं, तो गुरु जी सच में हमारे सामने बैठे होते हैं संगत जी। वो बिल्कुल स्वरूप में साक्षात होते हैं। इस बात का एहसास मुझे, वैसे तो हमें है पता है कि गुरु जी अपने स्वरूप में साक्षात हैं, पर मेरे साथ उस दिन ये गुरु जी का चमत्कार हुआ। और सत्संग तो गुरु जी के रोज़ होते हैं, रोज़ होते हैं। ये सबसे बड़ा सत्संग तो ज़िंदगी में मेरे यही है कि मुझे गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया। पहले मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं जानती थी कि ऐसे गुरु जी भी कोई हैं, सदाशिव हैं। तो अब गुरु जी के ने अपने दर्शन भी दिए, सपने में अपने दर्शन दिए, ज़िंदगी भी बदली है, बहुत सी चीज़ें बदली हैं और बहुत सी चीज़ें अभी कुछ ख़राब चल रही हैं संगत जी। तो धीरे धीरे गुरु जी उनको भी ठीक करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना गुरुपा, नस नस से आपका शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना। और गुरु जी मैं आपसे यही मांगती हूँ कि जितना भी संगत परिवार है सबके ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना, अपनी मेहर करते रहना गुरुपा। मेरे बच्चों को बुरी संगत से बचाना, पूरी संगत परिवार के बच्चों को बुरी संगत से बचाना, सबका भला करना, सर्वत का भला करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। और गुरुपा की मेहर से अब मेरे बच्चे की भी MBA की क्लासेस शुरू हो गई हैं। हमने उसको वहीं पे रूम ले दिया है, वहीं रहता है वो, क्योंकि घर आना जाना रोज़ उसे बहुत दूर पड़ता है, तो वहीं पे रह रहा है। गुरु जी का स्वरूप है उसके पास। गुरु जी को कहा, गुरु जी हमेशा उसका ध्यान रखेंगे। तो संगत जी मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका भी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी।